हेलो दोस्तों, मैं विजय मिश्रा एक बार आपका फिर से चैनल पर स्वागत कर रहा हूँ। आप लोगों को मैंने वेव के कॉन्सेप्ट बताए, इक्वेशंस बताई, स्टैंडिंग वेव की इक्वेशंस कैसे डेवलप की जाती है ये भी बताया, इक्वेशंस भी बताई। और उसके बाद अब समय आ गया है कि हम लोग थोड़ी प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करें, क्योंकि मेनली हम लोगों को एग्ज़ाम में प्रॉब्लम ही करना रहता है। आज हम लोगों ने कुछ इस टर्म में ऐसे क्वेश्चन उठाए हैं जो पास्ट ईयर आईआईटीज़ में आए हुए क्वेश्चंस हैं और जिनकी आशाएं इतनी ज़्यादा हैं कि वो भविष्य में आपके नीट में या आईआईटी मेंस में रिपीट कर सकता है। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मैंने इस टर्म में उठाए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएंगे। पास्ट वीडियोस में जितने मैंने कॉन्सेप्ट बताए हैं उसको एक बार ध्यान दे लें, एक बार रिवाइज कर लें, क्योंकि वो सब यूज़ होने वाले हैं। तो इस टर्म में फ्रेंड मैं अपना सबसे पहला वाला क्वेश्चन उठाता हूँ, जो कि आपका 1984 का ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। पहले आईआईटी में ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन भी आया करते थे और क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और ऑब्जेक्टिव में आपको मिल सकता है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, अ प्लेन वेव ऑफ साउंड ट्रेवलिंग इन एयर इज इंसिडेंट अपॉन ए प्लेन वाटर सरफेस। एक प्लेन वाटर सरफेस पे एक साउंड की वेव हिट करती है। सपोज करिए यहां से ये आपका एयर है और एक साउंड की वेव हिट करती है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने में आपको पता है कि ऑप्टिक्स आपने पढ़ा है, आपको पता है रेयर से डेंसर में जाने में क्या होता है, स्नेल्स का लॉ कैसे फॉलो होता है। क्वेश्चन में कह दिया गया है कि स्नेल्स का लॉ वैलिड है और एंगल ऑफ इंसिडेंट भी इन्होंने बता दिया है और वो दे दिया है आपको 60। अब ये क्या कहते हैं, ये वाटर है। Assuming Snell law to be valid for sound wave, it follows that the sound wave will be refracted into water surface away from the normal। ये कहते हैं कि साउंड वेव जो है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल डेविएट होगी। फ्रेंड, इसमें बड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि जो भी मीडियम लाइट वेव के लिए डेंसर का काम करते हैं वो साउंड वेव के लिए रेयरर का काम करते हैं, एंड वाइस वर्सा। फॉर एग्जाम्पल आप देखें कि लाइट वेव ग्लास में जाके धीमी पड़ जाती है, जैसे ही वो ग्लास में जाएगी 1.5 टाइम्स स्लो हो जाएगी। लेकिन साउंड वेव ग्लास में बहुत तेज चलती है, उल्टा इफेक्ट है। या फिर आपको पता है कि अगर आयरन को ले लें, स्टील को ले लें, तो स्टील में लाइट वेव एंट्री ही नहीं करेगी या बहुत मामूली एंट्री करेगी, स्पीड की तो बात ही छोड़ दीजिए आप। लेकिन अगर साउंड वेव की बात की जाए तो स्टील में साउंड वेव बहुत तेज चलती है। आपने देखा होगा कई बार टेलीविज़न में या मूवीज़ में आपने देखा होगा कि रेल लाइन पे आप कान लगा के दूर से आते हुए ट्रेन को आप एज्यूम कर सकते हैं कि आ रही है कि नहीं आ रही है, एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं, क्योंकि स्टील में साउंड वेव बहुत तेज चलती है। तो इसका मतलब उल्टा इफेक्ट हुआ। जो वेव नॉर्मल की तरफ, जो लाइट वेव नॉर्मल की तरफ झुकेगी, लेकिन अगर वही साउंड वेव जाएगी तो उसी मीडियम में नॉर्मल के अवे जाएगी। तो अगर ये जो वेव आ रही है ये अगर लाइट होती तो नॉर्मल की तरफ इसको झुक जाना चाहिए था। अगर ये लाइट होती तो इसको नॉर्मल की तरफ झुक जाना चाहिए था, क्योंकि ये रेयर से डेंसर में जा रही होती। लेकिन चूंकि साउंड वेव है और साउंड वेव में जो वाटर है वो रेयर मीडियम का काम करेगा, क्योंकि वाटर में जाते ही स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसीलिए एक्चुअल में जो वेव होगी वो नॉर्मल से अवे रिफ्लेक्ट होगी। ये अवे वेव कौन सी है? ये साउंड यानी मैकेनिकल वेव। तो आपका ये क्वेश्चन जो है, जो कह रहे हैं ये कि साउंड वेव विल बी रिफ्लेक्टेड इनटू वाटर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये ट्रू है। इसको ध्यान रखेंगे, ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन के मिल सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है कि इन अ सोनोमीटर वायर, सोनोमीटर आप देख चुके हैं, टेंशन इज मेंटेन बाय सस्पेंडिंग 50.7 kg मास फ्रॉम द फ्री एंड ऑफ द वायर। द सस्पेंडेड मास हैज ए वॉल्यूम ऑफ 0.0075 मीटर क्यूब। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज 260। इफ द सस्पेंडेड मास इज कंप्लीटली सबमर्ज इन वाटर, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विल बिकम। आप एक हल्का सा फिगर बना लें। ये सोनोमीटर वायर है, यहां आपने 50.7
50.7 kg का वेट यहाँ पे लटका रखा है। तो आपको पता है टेंशन कितनी होगी, टेंशन इज इक्वल टू होगी 50.7 इंटू जी। और फंडामेंटल मोड का मतलब नंबर ऑफ लूप्स 1 बन रहा है इसमें, और फ्रीक्वेंसी दे रखी है इसकी 260 हर्ट्ज। अब पूरे जो है मास को आप वाटर में सबमर्ज कर देते हैं। अब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, ऐसा उन्होंने पूछा है। 1987 का क्वेश्चन है, नीट में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, और फर्दर भी आने के चांस पूरे हैं। क्यों? क्योंकि मोर देन वन कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज हो रहा है। आपको पता है कि जब भी कोई बॉडी किसी लिक्विड में पार्शियली और फुली सबमर्ज की जाती है तो उसके वेट में कुछ कमी आ जाती है, और वो कमी उस वेट के कारण हटाए गए लिक्विड के वेट के बराबर होती है। ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। यानी जब भी किसी बॉडी को आप किसी लिक्विड में डुबोएंगे, वो वाटर को या फिर लिक्विड को हटाएगा, डिस्प्लेस करेगा, और जितना वाटर डिस्प्लेस होगा या जितना लिक्विड डिस्प्लेस होगा उसके वजन के बराबर अपथ्रस्ट लगेगा, और उसके वजन के बराबर ही उसके वेट में कमी आ जाएगी। इस क्वेश्चन के आधार पर हम इसको आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये आपका सोनोमीटर वायर, $50.7 kg वजन, और ये फंडामेंटल मोड। और फंडामेंटल मोड में आपको पता है एक लूप बनता है, तो आपने लिख दिया फार्मूला N1 इज इक्वल टू P/2L अंडर रूट टेंशन अपॉन मास पर यूनिट लेंथ म्यू। ये पहली इक्वेशन आपकी हो गई। इसको फर्दर आप आगे बढ़ाएं। नंबर ऑफ लूप है 1, 2L अंडर रूट टेंशन आपका 50.7 जी के बराबर, और म्यू की जगह म्यू। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब क्या करते हैं अब आप इस पूरे के पूरे मास को एक लिक्विड में यानी वाटर में आप डिप करते हैं। तो अपथ्रस्ट कितना लगेगा? अपथ्रस्ट लगेगा वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, और वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस कितना होगा? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस होगा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इंटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड उतना ही डिस्प्लेस होगा जितना कि बॉडी का वॉल्यूम है, क्योंकि बॉडी अपने वॉल्यूम के बराबर का लिक्विड जब सबमर्ज कर जाएगी तो उतना हटा देगी। यानी वॉल्यूम हो गया 0.0075 आई थिंक मीटर क्यूब दे रखा है जी। और डेंसिटी ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर डिस्प्लेस हुआ है, वाटर का वजन काम करेगा अपथ्रस्ट के फॉर्म में। इतना लिक्विड हटा है यानी इतना वाटर डिस्प्लेस हुआ है, ये डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम है, डिस्प्लेस्ड वाटर। और उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1 ग्राम पर सीसी या 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पर चूंकि एमकेएस सिस्टम लग रहा है तो यहाँ पर आप 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, तो इसको आप बराबर करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.0075 into 10⁻³ and that will be equal to 0.075 और इंटू इसके वजन के बराबर, क्योंकि ये तो आपने मास निकाला है तो इनके वजन के बराबर यानी 0.075 जी। अब आप क्या करेंगे? अब आप N2 निकालेंगे। N2 इज इक्वल टू P/2L अंडर रूट T। टेंशन इस समय आपकी घट चुकी होगी क्योंकि पहले 50.7 इंटू जी था, अब 0.0075 आपने किया है, तो अब आपका जो वजन है कम हो चुका है 50.7 जी से, अब वो घट चुका है, वो हो चुका है 0.075
75g इतना घट चुका है अपॉन म्यू। अब दोनों इक्वेशन को आप डिवाइड कर लें और n2 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं बड़े आसानी से। तो बहुत अच्छा ये सवाल था, इसमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यूज़ था और ये फर्दर आपके एग्जाम में रिपीट हो सकता है। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन IITs ने 1988 में दिया है और क्वेश्चन है कि वेव रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन y इज इक्वल टू a cos kx माइनस ओमेगा टी इज सुपर इम्पोज्ड विद अनदर वेव टू फॉर्म ए स्टेशनरी वेव सच दैट पॉइंट x इज ए नोड। द इक्वेशन ऑफ द अदर वेव इज। अब आपको पता है कि इक्वेशन, एक वेव की इक्वेशन उन्होंने दिया है y इज इक्वल टू a cos kx माइनस ओमेगा टी, ये दिया है। इसके साथ जो भी वेव स्टेशनरी वेव बनाएगी वो, ये वेव किस तरफ जा रही है, ये वेव जा रही है आपकी राइट डायरेक्शन में। इसके साथ स्टेशनरी वेव वही वेव बनाएगी जो कि लेफ्ट डायरेक्शन में जा रही होगी, यानी उसमें जो आपका इक्वेशन बनना चाहिए वो y इज इक्वल टू जो भी कुछ हो, कॉज हो चाहे साइन हो, जो भी हो, kx प्लस ओमेगा टी आना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए ताकि वो इधर जा रही हो। और लेफ्ट डायरेक्शन में जाने वाली वेव यानी प्लस आने वाली वेव ना तो ये है ना तो ये है, इन दोनों में से है। तो ये दोनों ही वेव जो होंगी वो आपके स्टेशनरी वेव को बनाएंगे। मान लीजिए आपने ए को करेक्ट कर लिया, तो ए को करेक्ट कर लिया तो आपकी स्टेशनरी वेव की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू a साइन kx प्लस ओमेगा टी और प्लस पहले से जो वेव आ रही है a cos kx माइनस ओमेगा टी। अब ये क्या कह रहे हैं कि x बराबर 0 पे नोड बन रहा है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाना चाहिए। तो x बराबर 0 जब आप रखेंगे तो y इज इक्वल टू a, t बराबर 0 x बराबर 0 रखें तो आपका आ जाएगा a इंटू 0 और प्लस t बराबर 0 x बराबर 0, तो फिर a रखें, ये भी a ही रखें छोटा, a इंटू 1 इज इक्वल टू a। यानी कहने का मतलब कि अगर आप फर्स्ट वाली वेव को मान रहे हैं a साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी से, अगर आप बना रहे हैं वेव स्टेशनरी वेव, तो स्टेशनरी वेव तो बनेगी लेकिन x बराबर 0 पर नोड कतई नहीं बनेगा। और ये कह रहे हैं कि x बराबर 0 पर नोड बन रहा है, इसका मतलब ए ऑप्शन भी गलत हो गया। अब 3 ऑप्शन आपके गलत हो गए और चौथा एक ऑप्शन सी बचा हुआ है, उसको आप चेक भी कर सकते हैं, अदरवाइज बिना चेक किए भी मार सकते हैं। तो अगर मान लीजिए आपने चेक करना चाहा तो चेक कर सकते हैं कि अगर ये वेव, सी ऑप्शन वाली वेव अगर सुपर इम्पोज करेगी तो क्या वेव बनेगी। तो आप कर सकते हैं y इज इक्वल टू, जो एक राइट डायरेक्शन में जा रही थी, a cos kx माइनस ओमेगा टी, और एक जो लेफ्ट डायरेक्शन में जा रही थी माइनस a cos kx प्लस ओमेगा टी, और दोनों में जो स्टेशनरी वेव बन रही है दोनों में x बराबर 0 t बराबर 0 रखेंगे तो आपके पास आ जाएगा a माइनस a, ये y t बराबर 0 x बराबर 0 पर a माइनस a बराबर 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि अगर सी वेव जो है, जो सी ऑप्शन में वेव दी गई है, अगर ये आपके गिवन वेव के साथ सुपर इम्पोज करेगी तो x बराबर 0 पर नोड बनेगा। तो इसलिए आपका ऑप्शन थर्ड हो जाता है। ये भी बहुत अच्छा सवाल है आपका, और ये भी आपका फर्दर नीट में, IIT में या मेंस में रिपीट हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि टू वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग ऑफ सेम मटेरियल बट हैविंग लेंथ L एंड 2L, रेडियाई 2R and R, they are stretched under same tension. Both the string vibrate their fundamental mode, one of length L, frequency nu1 and other with nu2. The ratio nu1 upon nu2 is given by। बहुत अच्छा सवाल है। टू वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, आप फिगर बनाइए। सबसे पहले एक वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग है जिसकी लंबाई आपकी L है
और रेडियस 2r है, और दूसरी जो है उसकी लंबाई 2l है, और रेडियस r है, यानी ये 2l है और रेडियस r है। दोनों को दे आर स्ट्रेच अंडर सेम टेंशन, दोनों को सेम टेंशन दी गई है, और सेम टेंशन देने के बाद उनके फंडामेंटल मोड की बात की जा रही है। तो अब एक वेव तो आपकी L/2r है, तो इसका आपको मास पर यूनिट लेंथ इसका अलग आएगा, यानी कि लीनियर मास डेंसिटी इसकी अलग आएगी, इसकी लीनियर मास डेंसिटी अलग आएगी। तो इसमें आपको देखें किस तरह से फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। एक वेव आपकी बनेगी एक स्ट्रिंग में जो कि आपकी L/2r है, और दूसरी आपकी है L/r। दोनों को आपने सेम टेंशन दे दिया है, और पहले वाली की फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल मोड की होगी ν1 = 1/2L √T। T टेंशन है, बाई म्यू यानी मास पर यूनिट लेंथ जो भी दिया हुआ है, मास पर यूनिट लेंथ इसका निकलेगा। आप ध्यान रखें, पहले इसका मास पर यूनिट लेंथ देखें, पूरा मास होगा इसका एरिया पाई एंड 2r का स्क्वायर इंटू L, ये वॉल्यूम और ये डेंसिटी, यानी ये आपका मास हो गया और इसकी लंबाई हो गई L। तो इसे आप कट करेंगे तो इसका जो लीनियर मास डेंसिटी µ1 आएगी वो ये आएगी, और यहाँ पे जब लीनियर मास डेंसिटी देखेंगे तो आप देखेंगे पूरा वॉल्यूम कितना होगा इसका, पाई r² इंटू L अपन टोटल लंबाई 2L। ये कैंसिल हो गया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो µ1 आपका आ जाएगा यहाँ पर 4πr² एंड डेंसिटी, और यहाँ पर आ जाएगा πr² इंटू डेंसिटी। तो मास पर यूनिट लेंथ µ1 केस में आप रखेंगे 4πr² एंड रो, और µ2 में जब आप रखेंगे दूसरे केसेस में तो 1/2 इंटू 2L √ टेंशन सेम है, और यहाँ पर आप रखेंगे πr² एंड रो। दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे ν1/ν2 = यहाँ से आप कट करेंगे 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 ऊपर पहुँचेगा, और यहाँ से आप देखेंगे यहाँ पर 1/2 नीचे आएगा, तो ये बराबर 1 आ जाएगा, यानी ν1/ν2 = 1। आपका जो ऑप्शन आएगा वो आ जाएगा आपका डी ऑप्शन। तो फ्रेंड इस तरीके से करना है। इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना था, टेंशन सेम दे रखी थी, आपको केवल मास पर यूनिट लेंथ यानी म्यू यानी लीनियर मास डेंसिटी आपको कैलकुलेट करना था, और आंसर इसका आ रहा है आपका 1। आगे चलें और क्वेश्चंस को देखें। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, क्या कहता है क्वेश्चन। A massless rod BD is suspended by two identical massless string AB and CD of equal length, यानी एक रॉड है और दो स्ट्रिंग से ये लटकाया हुआ है। If the fundamental frequency of the left wire is twice that of the fundamental frequency of right wire, then the value of x is।
यहाँ पर यानी लेफ्ट वायर की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ये डबल दे रहे हैं और राइट वाले की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ये हाफ दे रहे हैं। और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या है? n इज इक्वल टू पी अपॉन 2l अंडर रूट टी बाई म्यू। इस फॉर्मूले पर ध्यान दें कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड कर रही है। कौन सी ऐसी चीजें हैं कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जिन पर डिपेंड कर रही है? नंबर एक पी पे। पी क्या है? नंबर ऑफ लूप। नंबर ऑफ लूप, चूंकि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आप देख रहे हैं तो नंबर ऑफ लूप 1 हो जाएगा, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां पे भी 1 लूप, यहां पे भी 1 लूप। दूसरा 2l यानी लेंथ ऑफ द वायर। ये इस केस में भी और इस केस में भी, दोनों केसेस में सेम है। अब म्यू यानी जो लीनियर मास डेंसिटी है वायर की या स्ट्रिंग की, वो दोनों केसेस में सेम है, यहां पे भी वही है, यहां पे भी वही है। इसका मतलब अगर यहां की फ्रीक्वेंसी जो है अगर डबल आ रही है तो n इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेंशन है। इसका मतलब यहां की फ्रीक्वेंसी अगर 2 टाइम्स हायर है तो यहां का टेंशन जो होगा वो 4 टाइम्स हायर होगा। यानी अगर इस वायर में टेंशन हम लोग T ले लें तो यहां हम लोगों को 4T टेंशन लेना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि टेंशन जो है के ऊपर फ्रीक्वेंसी कैसे डिपेंड करती है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन, और अगर यहां टेंशन 4 गुना नहीं होगी तो फ्रीक्वेंसी यहां की डबल कैसे हो सकती है। अब इस कॉन्सेप्ट के साथ आगे देखें कि अगर लेफ्ट वायर में 4T टेंशन है, राइट वायर में T टेंशन है, तो अब पूरा सिस्टम तो आपका बैलेंस है। अब आप न्यूटन्स लॉ लगाएंगे कि भाई सारा सिस्टम तो हमारा इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 होना चाहिए और नेट अपर डायरेक्शन में फोर्स, लोअर डायरेक्शन में फोर्स बराबर होना चाहिए, नेट फोर्स भी 0 होना चाहिए। तो अगर आप देखें कि अगर पूरी लेंथ L है तो x अगर लेफ्ट साइड है तो ये आपका L माइनस एक्स होगी। और P पॉइंट के अबाउट टॉर्क लीजिए, तो टॉर्क का मतलब 4T ने किस तरह से घुमाया है और राइट डायरेक्शन में T ने किस तरह से घुमाया है। तो टॉर्क बराबर करिए, टॉर्क बराबर करेंगे तो 4T लेफ्ट साइड का टेंशन 4T, डिस्टेंस x आपको पता है टॉर्क इज इक्वल टू r क्रॉस f होता है, और राइट डायरेक्शन में टॉर्क कितनी लग रही है T, ऊपर की साइड डायरेक्शन में टेंशन T फोर्स और डिस्टेंस L माइनस एक्स यानी T इंटू L माइनस एक्स। यहां से आप T से T कैंसिल कर सकते हैं, तो 4x इज इक्वल टू L माइनस एक्स, या आप कर सकते हैं 5x इज इक्वल टू L, या x इज इक्वल टू L बाई 5। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, ये करेक्ट होगा। बहुत अच्छा सवाल था क्योंकि इसमें मोर देन वन कॉन्सेप्ट यूज था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ये क्वेश्चन देखिए 2019 मेंस का है, ज्यादा पुराना नहीं है। क्वेश्चन है स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड मास 5 ग्राम इज फिक्स्ड एट बोथ एंड। आप भी ऐसा कर लीजिए, 1 मीटर का वायर ले लीजिए, आप भी 1 मीटर का वायर लीजिए और 5 ग्राम इसका मास है, m इज इक्वल टू 5 ग्राम, और इसको दोनों तरफ से फिक्स कर लीजिए। आगे देखिए क्या कहते हैं, टेंशन भी इन्होंने दे दिया है, टेंशन T इज इक्वल टू 8 न्यूटन। द स्ट्रिंग इज सेट इनटू वाइब्रेशन यूजिंग एक्सटर्नल वाइब्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज। द सेपरेशन बिटवीन सक्सेसिव नोड ऑन द स्ट्रिंग इज क्लोज टू। फ्रीक्वेंसी दे दी गई है, यानी अब इसके पास आपको पता है कि फंडामेंटल मोड बन सकता है या फिर कोई हायर इसमें मोड बन सकता है, कोई हायर और हार्मोनिक में ये वाइब्रेट कर सकता है इस तरीके से। और आपको ये पूछा जा रहा है कि सेपरेशन बिटवीन सक्सेसिव नोड, सक्सेसिव नोड का कोई नोड, ये भी नोड है आपको पता है, ये भी नोड है, ये भी नोड है, और नोड टू नोड के बीच की डिस्टेंस जो है वो आपको पता है λ/2 होती है, ये अच्छी तरह से आप जानते हैं। तो इसका मतलब वो हमसे नोड से नोड के बीच की दूरी पूछना चाह रहे हैं या फिर हमसे λ/2 पूछना चाह रहे हैं। इसके लिए आपको लैम्डा निकालना पड़ेगा, और लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा
v बाई एन, और v क्या हो जाएगा अंडर रूट टी बाई म्यू, पता है आपको। ये आप ले लीजिए, v निकालने के लिए v का फार्मूला आपको पता है। टेंशन है आपका 8 न्यूटन और मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ का मतलब 1 मीटर का यानी पर यूनिट लेंथ का मास कितना है, 5 ग्राम है, उसको एमकेएस में रखिए, 5 इंटू 10⁻⁻³ kg, और डिवाइड करिए आप फ्रीक्वेंसी से, फ्रीक्वेंसी आपकी 100 हर्ट्ज। तो आपका लैम्डा आपका निकल के आएगा 1000 और 200 और 1600 का स्क्वायर रूट लेंगे 40/100 यानी 0.4 मीटर, 0.4 मीटर, यानी लैम्डा की वैल्यू आपकी आ जाएगी, लैम्डा की वैल्यू आपकी आ गई 4.4 मीटर यानी 40 सेंटीमीटर। ध्यान दें मैंने क्या किया है, आप फिर से एक बार देख सकते हैं, इसको चेक करें कैलकुलेशन। 8/5 इंटू 10⁻³ ये पूरे पे स्क्वायर रूट है, तो 8 इंटू 10⁻³ अपॉन 5 से ही कटेगा, ये 2 0 0 आएगा, 1600, ये अंडर रूट 1600 बनेगा, 1600, और इसका स्क्वायर रूट बनेगा 40, नीचे 100 है, ये 0.4 मीटर। ये आपका लैम्डा निकल गया। लेकिन आपसे लैम्डा नहीं पूछा गया था, आपसे नोड टू नोड के बीच की डिस्टेंस पूछी गई थी जो कि λ/2 है। तो λ/2 विल बी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, और आपका आंसर होगा यहाँ पर डी। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, कठिन नहीं होते हैं। अगर आपने हल्का फुल्का अभ्यास भी किया है, हल्का फुल्का प्रैक्टिस है आपकी, तो आप अच्छे से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी 2019 का सवाल है और मेंस में आया हुआ है। क्वेश्चन है, हैवी बॉल ऑफ मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ सीलिंग ऑफ ए कार बाय लाइट स्ट्रिंग ऑफ मास m. When car is set rest, the speed of transverse wave in the string is 60 meter per second. When the car has acceleration a, the wave speed increased to 60.5. The value of a in the term of gravitational acceleration is close to. अच्छा सवाल है ये। अब आप इसका हल्का फुल्का डायग्राम चाहे तो बना सकते हैं। सबसे पहले देखें, सबसे पहले एक स्ट्रिंग पर एक हैवी बॉल जो है कैपिटल M मास की हैंग कर रखी थी, और इसका मास स्मॉल m था, जो कि m इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल M था। द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन द स्ट्रिंग इज 60 मीटर पर सेकेंड। इस समय स्ट्रिंग में आपका जो वेलोसिटी थी, वेलोसिटी v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ t बाई म्यू होगा। तो वेलोसिटी आपकी थी 60 इज इक्वल टू अंडर रूट टेंशन आपका हो जाएगा m इंटू जी। m प्लस m नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि जो वायर का मास है स्मॉल m वो बहुत कम दिया हुआ है, इसलिए उसके मास को कंसीडर नहीं करेंगे अपॉन मास पर यूनिट लेंथ म्यू। ये फर्स्ट इक्वेशन आपकी बन गई। अब अगर कार एक्सेलरेट होती है किसी भी डायरेक्शन में a एक्सेलरेशन से, तो क्या होगा, आइए देखें उसको नेक्स्ट फिगर में। आपका इक्वेशन आ गया था 60 इज इक्वल टू अंडर रूट कैपिटल M जी अपॉन म्यू। दूसरी इक्वेशन उन्होंने दी है कि स्पीड ऑफ द वेव 60.5 हो जाती है। तो दूसरी इक्वेशन भी इसी तरीके से देख लीजिए। दूसरी इक्वेशन इसी तरीके से रखेंगे, 60.5 इज इक्वल टू m डैश, सपोज करिए, मतलब टेंशन को ले सकते हैं। मान लीजिए जब एक्सेलरेट होती है कार तो टेंशन t हो जाती है, और मास पर यूनिट लेंथ म्यू है, और उसको स्क्वायर रूट करिए। अब दोनों को डिवाइड कर दीजिए, दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपका ये म्यू कैंसिल होगा, और आपके पास आ जाएगा, रिवर्स करेंगे, 60.5 मैं रिवर्स कर रहा हूँ, अपॉन 60 इज इक्वल टू t अपॉन mg और उसका रूट।
अब यहाँ पर देखें, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हटेगा, यहाँ पर आप 60 प्लस 0.5/60 इस तरह से करेंगे, स्क्वायर इज इक्वल टू T/mg। ये आपकी पहली इक्वेशन आई। अभी तक कार को आपने एक्सेलरेट होते हुए नहीं देखा, लेकिन क्या होगा जब कार एक्सेलरेट करेगी तो क्या होगा? जो वायर पहले वर्टिकल रह रहा था, जो वायर फर्स्ट केस में वर्टिकल रह रहा था, वो जब कार एक्सेलरेट होगी तो उसके पास दो फोर्सेस लगेंगी, एक तो m में, मान लीजिए एक्सेलरेशन a है, और एक फोर्स लगेगी mg। तो कार का जो नेट टेंशन, कार का जो धागे का जो टेंशन होगा वो बढ़ जाएगा। कैसे? ये जो धागा है, जो आप स्ट्रिंग देख रहे हैं, ये वर्टिकल न रह के अब इस तरीके से हो जाएगा, और यहाँ पर mg और यहाँ पर m एंड a, और ये टेंशन। तो अब टेंशन आपकी कितनी जाएगी? टेंशन हो जाएगी T इज इक्वल टू अंडर रूट MA प्लस mg, दोनों का होल स्क्वायर करेंगे, क्योंकि आपको पता है दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं। थोड़ा सा और बड़े इसमें लिख दें, टेंशन T इज इक्वल टू, आपको पता है अब ये दोनों क्वांटिटीज वेक्टर में जुड़ेंगी। क्यों वेक्टर में जुड़ेंगी? क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब जो न्यू टेंशन आपकी होने वाली है, ये टेंशन जो होने वाली है आपकी, वो टेंशन हो जाएगी आपकी अंडर रूट MA प्लस mg उसका होल स्क्वायर। अब आप काम कर सकते हैं, दोनों जगह रख सकते हैं आप इसको, तो आपके पास t की वैल्यू भी आ जाएगी। तो 60 प्लस 0.5/60 और उसका स्क्वायर इज इक्वल टू t को आपने रख दिया, m कॉमन ले लिया इसमें से, m, और यहाँ पर आ गया है आपका g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट यानी 1/2 अपॉन आपने किया m इंटू जी। अब आप m से m काट दिए। अब कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, केवल अलजेब्रा है। देखिए मेरे साथ साथ कैसे सॉल्व करना है इसको। आप एक बार फिर से स्क्वायर कर सकते हैं, फिर से स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा 60 प्लस 0.5/60 उसकी पावर 4, या दो बार स्क्वायर कर लिया, और इधर हो गया आपका जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर, यानी ये हो गया आपका 1 प्लस ए स्क्वायर बाई जी स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 60 प्लस 0.5 अपॉन, ये 60/60 था, ध्यान रखिए 60/60 था, यहाँ पे थोड़ा सा एरर हुआ। अब ये बराबर आपका हो जाएगा 1 प्लस 0.5/60 उसकी पावर 4 इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर बाई जी स्क्वायर। अब आपको पता है कि 1 के रिस्पेक्ट में जो कोई क्वांटिटी बहुत छोटी होती है तो उसकी पावर वहाँ उतर जाया करती है, जैसा कि आपको पता है बाइनोमियल थ्योरम का है ये कॉन्सेप्ट, और मैथ वाले जानते हैं, नीट वाले इसको सीखें। तो ये जो 4 आप देख रहे हैं ये यहाँ पर इस जगह पे उतर जाएगा, यानी ये आपका हो जाएगा 1 प्लस 4 इंटू 0.5/60, और दिस शुड बी इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर बाई जी स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका ये कटेगा, कैंसिल होगा, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 1/30 ए अपॉन जी, ए स्क्वायर बाई जी स्क्वायर इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/30, या ए इज इक्वल टू जी अपॉन √30। ऐसा आंसर आपका आना चाहिए। ऑप्शन देख लें, ये क्लोजेस्ट टू, क्लोज कितना आएगा, तो इसका क्लोज आएगा √30 ले लेंगे अगर √30, तो ये आपका आ जाएगा जी अपॉन आपका लगभग 5। तो आपका ऑप्शन होना चाहिए इसमें ये। तो ध्यान रखें, इसमें अच्छा सवाल था लेकिन लंबा सवाल था, तो बेटर है अगर आपके पास क्विक कैलकुलेशन है तब तो इस पर जाएं, नहीं तो इसको एस्केप करें।
क्योंकि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेगा ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अपने सवाल पे। क्वेश्चन देखें, ये फिर से आपका 2019 का क्वेश्चन है और क्वेश्चन भी अच्छा है। स्ट्रिंग 2 मीटर लॉन्ग एंड 630 एंड इज गिवन बाय 240 हर्ट्ज वाइब्रेटर। द स्ट्रिंग वाइब्रेट इन थर्ड हार्मोनिक मोड। द स्पीड ऑफ द वेव एंड इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज। ये आसान सवाल है, इसको आप तुरंत करिए। ऐसे सवालों को आपको जरूर करना चाहिए क्योंकि ये समय भी बचाएंगे और मार्क्स तो इक्वली सबको पता है कि मिलते हैं। आप पहले फिगर बनाइए। स्ट्रिंग 2 मीटर लॉन्ग, एक स्ट्रिंग लिया आपने 2 मीटर लॉन्ग और इसकी फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी से ये वाइब्रेट कराया जा रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है n इज इक्वल टू 240। द स्ट्रिंग वाइब्रेट इन थर्ड हार्मोनिक मोड। आपको पता है जितने लूप होते हैं उतने ही हार्मोनिक होते हैं, तो थर्ड हार्मोनिक मोड का मतलब हो गया आपके इसमें 3 लूप्स बन रहे हैं। इस तरह की कंडीशन है और आप इसमें क्वेश्चन पूछा है स्पीड ऑफ द वेव, तो सबसे पहले तो इसमें आप n इज इक्वल टू p अपॉन 2l अंडर रूट t बाई म्यू करें। ये आपको बता देगा कि फ्रीक्वेंसी से टेंशन कितनी निकलने वाली है, क्योंकि आपसे स्पीड ऑफ द वेव और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दोनों पूछी गई हैं। अब ये आपका थर्ड हार्मोनिक में है तो लूप बनेंगे आपके n इज इक्वल टू आपका बनेगा n आपको दे रखा है, n आपको दे रखा है यहाँ पर 240। तो ध्यान रखें 240 इज इक्वल टू p, नंबर ऑफ लूप है 3 अपॉन 2l अंडर रूट t बाई म्यू। ऐसा है 3 लूप्स बन रहे हैं, तो आप देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी तो प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लूप है। n जो फ्रीक्वेंसी है अगर सब कुछ कांस्टेंट रहे तो फ्रीक्वेंसी जो है वो प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लूप चल रही है। और थर्ड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी उन्होंने दे रखी है 240 240। तो इसका मतलब, और फंडामेंटल की पूछिए तो फंडामेंटल में तो 1 लूप बनेंगे, तो फंडामेंटल में लूप बराबर कितने होंगे इज इक्वल टू 1। तो जब फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू p चल रही है, जब फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू p चल रही है, नंबर ऑफ लूप चल रही है, सारी चीजें कांस्टेंट हैं और लूप 3 लूप्स बन रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी 240 है, तो अगर एक लूप बनेंगे तो 1/3 हो जाएगा, यानी फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल आपकी हो जाएगी 240 का 1/3 यानी 240/3 दैट इज 80 हर्ट्ज। तो 80 हर्ट्ज तो फ्रीक्वेंसी हो गई। या तो ये ऑप्शन सही है या ये ऑप्शन सही है। 80 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हो गई। और आगे देखें, आपको पता है नोड टू नोड के बीच की दूरी जो होती है वो λ/2 होती है। यहां से नोड टू नोड λ/2, नोड टू नोड λ/2। तो टोटल स्ट्रिंग की लेंथ कितनी हुई 3 λ/2। तो आपको दिया हुआ है 3 λ/2 शुड बी इक्वल टू, ये होना किसके बराबर चाहिए 2 मीटर के बराबर होना चाहिए। तो लैम्डा आपका निकल गया, आप लैम्डा आपका आ जाएगा 4/3 मीटर। लैम्डा निकल गया और यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी निकलेगी, तो आप निकाल सकते हैं v इज इक्वल टू n इंटू लैम्डा। n है आपका 80 और मल्टीप्लाइड बाई 4/3, 80 मल्टीप्लाइड बाई और ये हो जाएगा इसका, नहीं इसका तो आप लेंगे लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, तो फंडा उसके 240 लेंगे ना। एक सेकेंड, लैम्डा हो गया 4/3 और यहाँ पे हो गया 240, तो ये हो गया आपका 320 मीटर पर सेकेंड। तो आपका आंसर ये कट हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपने 2019 का क्वेश्चन देखा। इसके आगे देखते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। ये भी 2019 का क्वेश्चन है और क्वेश्चन कह रहे हैं कि अ स्ट्रिंग इज क्लैप्ड एट बोथ एंड्स एंड इट इज वाइब्रेटिंग इन इट्स फोर्थ हार्मोनिक। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जितने नंबर ऑफ लूप्स बनेंगे उतने ही हार्मोनिक्स होंगे, तो फोर्थ हार्मोनिक की बात कर रहे हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इसमें एक डायग्राम बना सकते हैं और डायग्राम में आपको 4 लूप बनाना है।
क्यों 4 लूप्स बनाना है? क्योंकि आपको पता है कि वाइब्रेशन 4th हार्मोनिक में हो रहा है। आप देख रहे हैं 4th हार्मोनिक चल रहा है यहाँ पर, तो इसका मतलब कि 4th हार्मोनिक का मतलब हो गया नंबर ऑफ लूप्स भी 4 होंगे। इक्वेशन ऑफ द स्टेशनरी वेव की इक्वेशन भी दे दी गई है। इक्वेशन है आपकी y इज इक्वल टू 0.3 साइन 0.157x एंड कॉस 200 पाई टी। और आपको पता है कि इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू a साइन kx कॉस ओमेगा टी। तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि ओमेगा आपका जो चलना चाहिए, ओमेगा तो आपका हो जाएगा ये, और के आपका हो जाएगा ये। आगे पूछा क्या गया है, द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव दिस, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज। अब आपको पता है कि हमें के पता लग गया, तो के इज इक्वल टू कितना होता है, के इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाई लैम्डा, और ये दिया हुआ है आपका 0.157। तो इसको आप सॉल्व करिए, 2 इंटू 3.14 डिवाइड बाई 0.157 इज इक्वल टू लैम्डा। तो ये आपका आ जाएगा ये 20 टाइम्स जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा आपका, लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा 40 मीटर। तो लैम्डा आपके पास अगर 40 मीटर आ गया, तो आपसे पूछा गया कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितनी होनी चाहिए। तो आपको पता है कि यहाँ से यहाँ नोड टू नोड लैम्डा बाई 2 है, लोड टू नोड लैम्डा बाई 2 है, नोड टू नोड लैम्डा बाई 2 है, नोड टू नोड लैम्डा बाई 2 है। तो टोटल लेंथ कितनी हो गई, 2 लैम्डा। ये टोटल लेंथ हो गई, और 2 लैम्डा हो जाएगा 2 इंटू 40 यानी 80 मीटर। सो आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। सो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपका 2019 में आया हुआ क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर कर लेने चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं आपके, और कॉन्सेप्ट वाइज भी बहुत अच्छे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन माने जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं आगे के क्वेश्चन अगले वीडियोज़ में मैं इसमें शेयर करूंगा आपके साथ, क्योंकि बहुत लंबा लेक्चर भी ठीक नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट को आधे घंटे के बाद थोड़ा सा ब्रेकअप मिलना जरूर चाहिए। तो फिर इसको एंजॉय करते रहिए, क्वेश्चंस को जरूर बार बार रिपीट करते रहिए, क्योंकि बार बार रिपीट करने से आपके क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट मैच्योर होते हैं और आप अच्छे स्पीड में एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन को करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स मैं इस जो बचे हुए क्वेश्चन हैं इनको मैं फिर से फर्दर आपको बताऊंगा, और उसके बाद हम लोग साउंड वेव को देखेंगे और ऑर्गन पाइप को भी देखेंगे, क्लोज ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप, इन सब के कॉन्सेप्ट के भी बारे में हम लोग जानेंगे। ओके फ्रेंड्स, एंजॉय करते रहिए।